हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री फॉर कॉम्पिटिटर। तो आज की इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड के यूजेस कौन कौन से हैं, और साथ ही साथ देखेंगे इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड होता क्या है। हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है एक सिंपलेस्ट पेरोक्साइड होता है, जिसमें कि क्या होता है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। यह एक कलरलेस लिक्विड होता है जिसका कि यूज़ हम करते हैं सेफ्टी रीज़न के लिए, एक्वस सॉल्यूशन की तरह इसका यूज़ करते हैं। ये साथ ही साथ क्या करता है, एक ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी कार्य करता है, और इसका यूज़ हम डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी करते हैं। जो कॉन्सेंट्रेट हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है उसमें जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो बहुत रिएक्टिव ऑक्सीजन होता है। इसी कारण से इसका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, रॉकेटरी में प्रोपेलेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है। फिर अगर हम देखते हैं कि हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है H2O2। हाइड्रोजन परऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड को ऑक्सीजनेटेड वाटर भी कहते हैं। फिर आता है कि अगर हम देखते हैं कि उसको हाइड्रोजन परऑक्साइड को डिस्कवर किसने किया था, तो एक साइंटिस्ट थे थेनार्ड करके, उन्होंने हाइड्रोजन परऑक्साइड को डिस्कवर किया था। ये थेनार्ड नाम के साइंटिस्ट थे। फिर देखते हैं कि अगर हम देखते हैं कि हाइड्रोजन परऑक्साइड का स्ट्रक्चर किस टाइप से होता है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है इस टाइप से। इसका स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, परऑक्सी लिंकेज बोलते हैं। ये डाइबेसिक एसिड होता है, और अगर हम इसका मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं तो वो होता है 34 होता है। साथ ही साथ अगर इसका इक्विवेलेंट वेट की बात करते हैं तो वो होता है 17। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनमें कि परऑक्सी लिंकेज कंटेन होते हैं, और कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनमें परऑक्सी लिंकेज कंटेन नहीं होते। तो ऐसे कौन कौन से सब्सटेंस हैं जिनमें कि परऑक्सी लिंकेज कंटेन होते हैं, उसमें होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड, बेरिलियम परऑक्साइड, और इतने ये सारे सब्सटेंस ऐसे हैं जिनमें कि परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट होता है। अब कौन कौन से सब्सटेंस ऐसे हैं जिनमें कि परऑक्सी लिंकेज या फिर परऑक्सी बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है, तो होता है परक्लोरिक एसिड होता है, मैंगनीज ऑक्साइड होता है, लेड ऑक्साइड होता है, साथ ही साथ में टेलेनियम ऑक्साइड होता है, और पोटेशियम परमैंगनेट होता है। ये क्या होता है, इनमें कोई भी परऑक्सी बॉन्ड कंटेन नहीं होता है। उसके बाद आता है कि प्रिपरेशन, हाइड्रोजन परऑक्साइड को हम किस किस स्टेप से प्रिपेयर करते हैं। तो उसकी फर्स्ट मेथड आती है, इन द लेबोरेटरी हाइड्रोजन परऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ आइस कोल्ड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन सोडियम परऑक्साइड और हाइड्रेटेड बेरियम परऑक्साइड। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी लेबोरेटरी मेथड। तो लेबोरेटरी मेथड में होता क्या है, हम यहाँ पर आइस कोल्ड डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं। ये हो गया हमारे पास आइस कोल्ड डाइल्यूट H2SO4 लिया है। साथ ही साथ इसमें या तो हम सोडियम परऑक्साइड लेंगे या फिर बेरियम परऑक्साइड लेंगे। तो यहाँ पर हमने बेरियम परऑक्साइड लिया हुआ है। इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा बेरियम सल्फेट जो कि सॉलिड स्टेट में है, साथ ही साथ मिल जाएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड जो कि एक्वस स्टेट में है, और हमें 8 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मिल जाएंगे जो कि लिक्विड स्टेट में है। तो इस टाइप से हमें हाइड्रोजन परऑक्साइड मिल जाएगा। सेकेंड मेथड इसकी क्या आती है, तो हमारी सेकंड मेथड आती है, हाइड्रोजन परऑक्साइड कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू अ सस्पेंशन ऑफ बेरियम परऑक्साइड इन वाटर। वाटर में क्या करते हैं, सबसे पहले हम बेरियम परऑक्साइड का एक सस्पेंशन बनाते हैं, और इस सस्पेंशन में हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास ओवर करना होता है। उसी तरह से फिर हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड मिल जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारे पास, इन द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड फ्रॉम बेरियम परऑक्साइड फास्फोरिक एसिड इज प्रीफर्ड टू डाइल्यूट H2SO4। जो बेरियम परऑक्साइड से हाइड्रोजन परऑक्साइड हम बनाते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम H2SO4 का यूज़ करते हैं। अब इस H2SO4 को डाइल्यूट करने के लिए हम क्या लेंगे, यहाँ पर फास्फोरिक एसिड को ही प्रीफर करेंगे। और फास्फोरिक एसिड को प्रीफर इसलिए करते हैं क्योंकि इसका कारण यह है, दिस इज बिकॉज फास्फोरिक एसिड इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये क्या करता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, इसी कारण से फास्फोरिक एसिड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मेथड आती है हमारे पास ऑटो ऑक्सीडेशन मेथड। ऑटो ऑक्सीडेशन मेथड के द्वारा भी हम हाइड्रोजन परऑक्साइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो क्या है ये मेथड, देखते हैं। इन ऑटो ऑक्सीडेशन मेथड द स्टार्टिंग सब्सटेंस इज 2-इथाइल एंथ्राक्विनोल। ऑटो ऑक्सीडेशन मेथड के लिए सबसे पहले हमारे पास जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है वो कौन सा होता है, 2-इथाइल एंथ्राक्विनोल। 2-इथाइल एंथ्राक्विनोन से हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसको 2-इथाइल एंथ्राक्विनोल बनाएंगे। और 2-इथाइल एंथ्राक्विनोल बनाने के लिए हमारे पास जो रिएजेंट होते हैं वो होते हैं या तो फिर हाइड्रोजन होगा या फिर पैलेडियम होगा।
तो इस टाइप से हमारे पास 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल बन जाता है। फिर इस 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल का जब हम एरियल ऑक्सीडेशन कराएंगे या फिर ऑक्सीजन के द्वारा इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिल जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये कंप्लीट रिएक्शन इस टाइप से हम देख सकते हैं। एक बार ये है उसकी रिएक्शन। यहाँ पर क्या है, ये 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन, एंथ्राक्विनोन मतलब कि यहाँ पर कीटोन प्रेजेंट है, तो कीटोन प्रेजेंट है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एंथ्राक्विनोन। उसकी जब हम रिएक्शन कराएंगे एज अ कैटलिस्ट क्या लेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन लेंगे, हाइड्रोजन गैस, और इस टाइप से यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल। नोल मतलब अल्कोहल ग्रुप आ गया, यहाँ पर ये देखो अल्कोहल ग्रुप आ गया। तो इस टाइप से यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल। अब 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल का हम एरियल ऑक्सीडेशन कराएंगे या फिर ऑक्सीजन के प्रेजेंट में इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमें फिर से मिल जाएगा 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन, फिर से मिल गया, और साथ ही साथ हमें मिल जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड दस फॉर्म्ड इज एक्सट्रैक्टेड विथ वाटर एंड द एक्वस सॉल्यूशन इज कॉन्सेंट्रेटेड बाय डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर टू गिव 40% H2O2 सॉल्यूशन। ये मिल गया हमें H2O2 का 40% सॉल्यूशन मिल गया है। तो इस टाइप से हम ऑटो ऑक्सीडेशन मेथड के द्वारा भी क्या करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बना सकते हैं। नेक्स्ट मेथड आती है इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। इस मेथड में हमें क्या करना होता है, इसमें हमें एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल लेना होता है और उस सेल में हमें क्या करना है, या तो हम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, वो इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा, 50% H2SO4 लेंगे, या फिर हम लेंगे अमोनियम सल्फेट लेंगे और डाइल्यूट H2SO4 का सोल्यूशन लेंगे, या फिर हम क्या लेंगे 50% H2SO4 लेंगे। तो इस सोल्यूशन को हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल में भरना है और इसमें हम 2 इलेक्ट्रोड लेंगे। कौन से इलेक्ट्रोड है यहाँ पर, एक तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड रहेगा, दूसरा कौन सा रहेगा, लेड इलेक्ट्रोड। तो प्लेटिनम को हम कहाँ पर लेंगे, एनोड पर लेंगे, और लेड को कैथोड पर लेंगे। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट एनोड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 50% H2SO4 इज पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। जब 50% H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे हम एनोड पर तो हमें मिल जाएगा पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। उसी तरह से हम 50% H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे किस पे, कैथोड पे, तो हमें मिल जाएगा H2। आगे इसकी रिएक्शन देख, ये हमारे पास 50% H2SO4 का सोल्यूशन है यहाँ पर, उसका हम आगे आयोनाइजेशन करवाते हैं तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 2 हाइड्रोजन केटायन और H2SO4 के 2 मोल मिल जाएंगे। अगर हम इसकी एनोड पर रिएक्शन कराएंगे, अगर इसके हम कैथोड पर रिएक्शन कराएंगे तो कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन होगा तो मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और यहाँ पर H2 बना लेगा। उसी तरह से अगर हम एनोड पर रिएक्शन कराते हैं तो एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन होगा मतलब कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, हमें पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड मिल रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं। पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन ऑन डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर गिव्स H2O2। फिर हम देखते हैं कि जो पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड का जो सोल्यूशन है इसका हम डिस्टिलेशन कराएंगे अंडर द रिड्यूस्ड प्रेशर, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा और साथ में मिल जाएगा कारो एसिड। अब इस कारो एसिड का फिर से हम फर्दर रिएक्शन कराएंगे तो हमें यहाँ पर फिर से मिलेगा सल्फ्यूरिक एसिड, साथ ही साथ मिल जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिल जाएगा। तो इस टाइप से हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यहाँ से बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 50% H2SO4 द pH ऑफ सोल्यूशन इंक्रीज। जब हम 50% H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो जो उसका सोल्यूशन होगा उस सोल्यूशन का pH क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। द कॉमन नेम ऑफ H2S2O8 इज मार्शल एसिड। जो H2S2O8 होता है इसका अगर हम कॉमन नेम देखते हैं तो क्या होता है, मार्शल एसिड होता है। अगर इसका केमिकल नेम देखते हैं तो वो क्या होता है, पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, ड्यूरिंग डिस्टिलेशन के दौरान क्या यहाँ पर क्या होता है, H2O2 अंडरगोज डिकम्पोजिशन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। H2O2 का डिकम्पोजिशन होता है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उससे कम पर ही ये क्या करता है, डिकम्पोजिशन कर लेता है। सो इट इज़ प्यूरिफाइड बाय डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। इसी कारण से क्या करता है, ये अंडर प्रेशर ही ये डिस्टिलेशन के द्वारा प्यूरिफाई हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है द स्टेजेस प्रेजेंट इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 आर। कुछ इसकी स्टेजेस होती है, कौन कौन सी स्टेजेस हैं हम देखते हैं आगे।
फर्स्ट स्टेज आती है कि फ्रीजिंग ऑफ वाटर, इवोपरेशन ऑफ वाटर, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ H2O2। इसके कुछ कंडीशंस है या फिर क्या बोल सकते हैं इसके कुछ स्टेजेस हैं। तो ये स्टेजेस हैं। तो इसकी जो फर्स्ट स्टेज क्या होती है, इसके वाटर का फ्रीजिंग करता है, सेकेंड होता है कि ये वाटर को इवोपरेट करता है, थर्ड होता है कि ये रिड्यूस प्रेशर पर डिस्टिलेशन कर लेता है, फोर्थ होता है कि ये H2O2 का क्रिस्टलाइजेशन कर देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, 20 to 30% H2O2 इज ऑब्टेन्ड बाय द इवोपरेशन, डाइल्यूट H2O2 ऑन वाटर बाथ एट रिड्यूस प्रेशर। हमें जो 20 to 30% H2O2 मिलता है वो कैसे मिलता है, वो मिलता है डाइल्यूट H2O2 का इवोपरेटिंग के द्वारा मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि 90% H2O2 इज ऑब्टेन्ड बाय द डिस्टिलेशन ऑफ 20 to 30% हाइड्रोजन पेरोक्साइड अंडर रिड्यूस प्रेशर ऑफ 50 mm ऑफ मरकरी एट 70 डिग्री। 90% H2O2 जो होता है वो होता है 20 to 30% H2O2 के डिस्टिलेशन के द्वारा 50 mm मरकरी, और टेम्परेचर क्या रहेगा यहाँ पर 70 डिग्री टेम्परेचर पर लो प्रेशर के थ्रू हम प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, 100% H2O2 इज ऑब्टेन्ड बाय द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ 90% H2O2 बाय यूजिंग अ फ्रीजिंग मिक्सचर नेमली सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड एंड डाईथाइल ईथर। यहाँ पर जो 100% हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है उसको हम क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जो 90% H2O2 होता है वो कैसे मिलता है, यहाँ पर फ्रीजिंग मिक्सर का यूज़ करेंगे, और फ्रीजिंग मिक्सर के रूप में होता है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ होता है डाईथाइल ईथर। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं 100% H2O2 को प्राप्त कर सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, द स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कैन बी एक्सप्रेस इन। जो H2O2 की स्ट्रेंथ होती है उसको हम किस किस टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आता है कि इसको वॉल्यूम स्ट्रेंथ की टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, सेकेंड आता है इसको मोलरिटी की टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, थर्ड आता है नॉर्मलिटी की टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, फोर्थ आता है वेट वॉल्यूम परसेंटेज की टर्म में भी इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट HTP ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ 1 cc ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोल्यूशन इज नोन एज इट्स वॉल्यूम स्ट्रेंथ, इट इज डिनोटेड बाय V। जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के सोल्यूशन होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के सोल्यूशन के 1 cc के डिकम्पोजिशन के द्वारा प्राप्त HTP पर जो ऑक्सीजन गैस की वॉल्यूम होती है उसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ कहते हैं। तो ये कुछ पॉइंट हो गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग और ऑन हीटिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड अंडरगोस डिकम्पोजिशन, द इक्वेशन फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज। अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बहुत देर तक रखा रहने देंगे या फिर उसको हम गर्म कराएंगे तो ये क्या कर लेता है, डिकम्पोजिशन कर लेता है, और ये डिकम्पोज होकर के क्या बना लेता है, वाटर बना लेता है, साथ ही साथ में ये ऑक्सीजन बना देता है। The substance which retard the decomposition of hydrogen peroxide is acetaldehyde, glycerol, यूरिया, अल्कोहल, फास्फोरिक एसिड और पायरोफॉस्फेट्स। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के डिकम्पोजिशन को रोकते हैं। वो सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं, एसिटिलिनाइड होता है, ग्लिसरॉल होता है, यूरिया होता है, अल्कोहल होता है, फास्फोरिक एसिड होता है, साथ ही साथ पायरोफॉस्फेट्स होते हैं। दे एक्ट एज नेगेटिव कैटलिस्ट, और ये कैसे एक्ट करते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। दे आर नोन एज इनहिबिटर और स्टेबलाइजर। इनको क्या बोल सकते हैं हम, इनहिबिटर भी बोल सकते हैं या फिर स्टेबलाइजर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड के डिकम्पोजिशन को रिटार्ड मतलब कि रोकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है अल्कली, सिलिकॉस, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मेटल्स, ग्रेफाइट एक्सेट्रा कैटेलाइज द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के डिकम्पोजिशन को क्या करते हैं, कैटेलाइज करते हैं। लेकिन ये वाले जो सब्सटेंस है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के डिकम्पोजिशन को रोकते हैं, और ये वाले सब्सटेंस क्या करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के डिकम्पोजिशन को कैटेलाइज करते हैं। तो ये हो गए इनहिबिटर और कैटेलाइजिस। तो ये हो गए हैं कुछ पॉइंट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसको हम स्टोर करने के लिए कौन कौन सी प्रिकॉशंस यूज़ करते हैं, साथ ही साथ इसके कौन कौन से यूजेस हैं, और इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।